नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन खंड 5 शाला पूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं 1 इकाई 22 परिवेश का अन्वेषण 22.1 प्रस्तावना। प्रायः बच्चे क्रियाएं करके ही कुछ सीखते हैं, इस तथ्य से तो आप सभी अवगत हैं। अपने वातावरण और आसपास की वस्तुओं के अन्वेषण के दौरान बच्चों की जानकारी बढ़ती है, परंतु सीखने की प्रक्रिया को हम मात्र संयोग या प्राकृतिक मौकों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। पालनकर्ता या अभिभावक होने के नाते हमारा यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम बच्चों को सीखने हेतु विभिन्न अवसर प्रदान करें और साथ ही उनका ध्यान उन पहलुओं की ओर केंद्रित करें जो संभवतः उनसे छूट जाए तथा नई संकल्पनाओं को समझने में उनका मार्गदर्शन भी करें। ऐसे परिवेश की व्यवस्था कर जहां बच्चों को प्रेरित करने के लिए भिन्न प्रकार की खेल क्रियाएं प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समय और उनके तकों तथा सवालों को सुनने के लिए कोई हो, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस इकाई में आप उन खेल क्रियाओं के आयोजन के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चों को अपने परिवेश का अन्वेषण करने और उसके बारे में जानने में सहायक होंगी। इन खेल क्रियाओं द्वारा आप उन्हें उनके परिवेश के कई पहलुओं से परिचित कराकर सीखने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। कुछ संकल्पनाएं जिनके आधार पर आप खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं, वे निम्नलिखित हैं। टाइम्स पानी, हवा, तैरने, डूबने, छाया, मौसम, ऋतुएं, दिन, रात, वर्षा, बादल इत्यादि की संकल्पनाएं अर्थात भौतिक परिवेश से संबद्ध संकल्पनाएं। टाइम्स पौधों, फलों, सब्जियों, पक्षियों, जानवरों, लोगों और स्वयं से संबंधित संकल्पनाएं अर्थात सजीव वस्तुओं से संबंधित संकल्पनाएं। टाइम्स त्योहारों, मेलों, भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों, डॉक्टर, किसान, सब्जी बेचने वाले आदि लोगों के लिए सेवा सुविधाओं जैसे अस्पताल, डाकघर, बाजार, भिन्न भिन्न जलवायु में तथा भिन्न भिन्न संस्कृतियों में रहने वाले लोगों के भोजन तथा पहनावे संबंधी संकल्पनाएं अर्थात संस्कृति और समाज से संबंधित संकल्पनाएं। इस इकाई में इन्हीं संकल्पनाओं पर आधारित कुछ खेल क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इन्हीं खेल क्रियाओं का उदाहरण लेकर आप कई अन्य ऐसी खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं जो आपके केंद्र के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों और परिवेश के बारे में उनकी जानकारी को बढ़ा सकती हों। क्या आप परिवेश के कुछ और पहलुओं के बारे में सोच सकते हैं जिनके आधार पर खेल क्रियाएं आयोजित की जा सकती है? नीचे दिए गए स्थान में उनके बारे में लिखें। इस इकाई में वर्णित खेल क्रियाओं द्वारा आप बच्चों की परिवेश के बारे में जानकारी विकसित करने के अतिरिक्त उनकी न संज्ञानात्मक योग्यताओं जिनके बारे में आपने खंड 4 में पढ़ा को भी सुदृढ़ बनाने में समर्थ होंगे। इन क्रियाओं द्वारा आप बच्चों में वैज्ञानिक विचार शक्ति को प्रोत्साहित कर पाएंगे और उन्हें विज्ञान की कुछ संकल्पनाओं से भी परिचित करा सकेंगे। शाला पूर्व बच्चों में वैज्ञानिक विचार शक्ति को प्रोत्साहित करना और उनको वैज्ञानिक संकल्पनाओं से परिचित कराने से हमारा क्या तात्पर्य है? यहाँ हमारा अर्थ बच्चों को गुरुत्व, विद्युत, गति, ध्वनि या जीवन और मृत्यु जैसी जटिल संकल्पनाओं को समझाने से नहीं है। शाला पूर्व वर्षों के वैज्ञानिक अनुभव सीखने की प्रक्रिया के शुरुआत मात्र है। इनका उद्देश्य बच्चों के अवलोकन और विश्लेषण कर पाने के कौशलों को उद्दीप्त करना है। जैसा कि आप जानते हैं, अवलोकन और विश्लेषण कर पाना वैज्ञानिक विचार शक्ति और प्राक्कल्पना परीक्षण के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है। पालनकर्ता बच्चों के अनुभवों की संरचना ऐसे कर सकती है कि उन्हें इन प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करने के अवसर मिले। शाला पूर्व वर्षों के यही अनुभव बाद में विजन के जटिल सिद्धांतों को समझने के आधार होंगे। निम्नलिखित घटना यह दर्शाती है
कि रोजमर्रा के अनुभवों द्वारा कैसे वैज्ञानिक विचार शक्ति को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक 4 वर्षीय बालिका पानी से भरी बाल्टी से खेल रही थी। पास बैठी उसकी माँ ने उसकी बाल्टी में थोड़ा साबुन घोला और पानी में नली स्ट्रा से फूंक मारकर बुलबुले उठाकर उसे दिखाए। इस खोज से आह्लादित हो बालिका स्वयं बुलबुले उठाने की कोशिश करने लगी। इस प्रकार कुछ समय तक खेलने के बाद वह रुकी और बुलबुलों को ध्यान से देखने लगी। फिर उसने पुनः बुलबुले उठाने शुरू किए और इस बार और भी जोर से फूंक मारी। ऐसा करते ही बहुत सारे साबुन की बुलबुले बन गए। उत्तेजित हो वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उन्हें बुलबुले दिखाने के लिए बुला लाई। चाहे बुलबुले बनाने की कोशिश में संलग्न एक बालिका हो या प्रयोगशाला में कार्य करता हुआ एक वैज्ञानिक विचार शक्ति और समस्या का हल ढूंढने की प्रक्रियाएं दोनों में समान ही है। ये है कुछ करना, नतीजे के बारे सोचना और फिर आवश्यकता अनुसार अपनी क्रियाओं को परिवर्तित करना। बुलबुले से प्रयोग करती हुई 4 वर्षीय बालिका और वैज्ञानिक दोनों ही वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाला पूर्व शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को विज्ञान से परिचित कराना और वैज्ञानिक व्यवहार विकसित करना है, न कि उन्हें जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान की विषयवस्तु का गहराई से अध्ययन कराना। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि शाला पूर्व बच्चों को बहुत सी जानकारी और संकल्पनाओं से एक साथ परिचित कराना उचित नहीं है। इस इकाई में हमने शाला पूर्व बच्चों के परिवेश संबंधी विविध खेल क्रियाओं व वर्णन किया है, जिन्हें हमने कमला और उसके केंद्र में आने वाले बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कमला उत्तर प्रदेश के एक गांव के शाला पूर्व केंद्र में शिक्षिका है। 4 साढ़े 4 वर्ष की आयु वर्ग के 15 बच्चों का दायित्व उस पर है। कुछ ऐसी खेल क्रियाओं के बारे जान जाएंगे जो आप शाला पूर्व बच्चों के साथ आयोजित कर सकते हैं। प्रत्येक खेल क्रिया के दौरान उभरने वाले मुद्दों पर हमने क्रिया के वर्णन के एकदम बाद वाले भागों में चर्चा की है। यह मुद्दे खंड 5 और 6 में वर्णित सभी खेल क्रियाओं पर लागू होते हैं, न कि केवल इसी इकाई में बताई गई खेल क्रियाओं पर। कुछ उदाहरणों में हमने कमला द्वारा खेल क्रियाओं को कार्यान्वित करने के तरीकों की तुलना अन्य कार्यकर्ताओं के तरीकों से की है। इससे आपको परिवेश से संबद्ध खेल क्रियाओं को संचालित करने के अधिक रोचक और उपयुक्त तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। इस इकाई में बच्चों के साथ वार्तालाप हिंदी भाषा में है। जैसा कि विदित है, ऐसी बातचीत किसी भी भाषा में की जा सकती है। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप टाइम्स परिवेश के कुछ पहलुओं की सूची बना सकेंगे, जिनके आधार पर आप खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। टाइम्स यह समझ सकेंगे कि बच्चे मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। बच्चों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना और सीखने के प्रति अपना उत्साह संप्रेषित करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझ पाएंगे। बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान कर सकेंगे। बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए प्रमाण आयोजित कर सकेंगे। खोज के क्षेत्रों की व्यवस्था कर सकेंगे। खेल क्रियाएं आयोजित करने में सम्मिलित चरणों को बता सकेंगे और यथानुसार खेल क्रियाओं का आयोजन कर सकेंगे। बच्चों को उनके आसपास के वातावरण का अन्वेषण करने और उसके बारे में जानने के अवसर प्रदान करने वाली खेल क्रियाओं वे आयोजित कर सकेंगे और तर्कशक्ति, समस्या समाधान, प्राक्कल्पना परीक्षण, मिलाने, वर्गीकरण, सामान्य संबंधों का पता लगाने और कारण तथा प्रभाव के संबंधों को जानने के कौशलों को बढ़ाने वाली खेल क्रियाओं अर्थात वैज्ञानिक विचार शक्ति को प्रोत्साहित करने वाली खेल क्रियाओं योजना बना उन्हें आयोजित कर पाएंगे। आइए अब हम देखें कि शाला पूर्व केंद्र कमला और बच्चों के बीच क्या हो रहा है और केंद्र में होने वाले खेल क्रियाओं के बारे में विस्तार से पढ़ें। कमला बच्चों को एक कहानी सुना रही थी कि इतने में 4 वर्षीय सुधा, जो अब तक बाहर खेल रही थी, हाथ में एक घोंसला लिए दौड़ती दौड़ती अंदर आई।
घोंसले की खोज से प्रफुल्लित हो वह अन्य सभी को भी उसे दिखाना चाहती थी और उत्सुकता से बोली, आंटी देखो, मुझे क्या मिला। इससे पहले कि कमला कुछ उत्तर देती, कहानी सुनने में मग्न समस्त बच्चों का ध्यान एकदम सुधा की ओर गया और उन्होंने कमला को घेर लिया। मनोज दिखा, दिखा, मुझे दिखा। उमा यह तो बहुत बड़ा है। हरी घोंसले को छुकर, अरे देखो इसमें तो घास है। और यह चुभता भी है। मनोज मुझे लगता है यह सांप कर घर है। देखो इसमें एक सुराख भी है। बालू इससे तो हम फुटबॉल खेल सकते हैं। और इस तरह घोंसला एक बच्चे से दूसरे के पास गया। सभी के पास उसके बारे में कुछ न कुछ कहने को था। तभी कमला, जो अभी तक चुप थी, बोली, यह है तो किसी का घर, पर यह सांप का घर नहीं है। यह एक चिड़िया का घर है। यह घांसला है। तुमने कभी पेड़ पर घोंसला देखा है? केवल कुछ ही बच्चों ने उसके प्रश्न का हाँ में उत्तर दिया। यह भांप कर कि अधिकांश बच्चों ने घोंसला पहले कभी नहीं देखा, वह उसके बारे में कुछ और कहने के बजाय उन्हें उस पेड़ के पास ले गई जहां उसने कुछ दिन पहले एक घोंसला देखा था। फिर वहीं पेड़ के नीचे बैठ कमला और बच्चों में बातचीत हुई कि पक्षी क्यों और कैसे घोंसले बनाते हैं और कब वे उसमें अंडे देते हैं। उसी समय अब्दुल बोला, मैं तो रोज अंडा खाता हूँ। अब्दुल ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की पी कि उमा, जो उसके साथ ही बैठी थी, और से बोली, अरे अब तो तेरे पेट में एक चिड़िया बन पाएगी। यह सुनकर सभी बच्चे हंस पड़े, परंतु अब्दुल यह सोचकर कि यह बात सच है, डर गया। कमला बच्चों को चुप कराती हुई बोली, नहीं, यह गलत है। जो अंडा खा लेते हैं उसमें से चिड़िया नहीं निकलती। अंडे में से बच्चा तभी निकलता है जब उस पर चिड़िया बैठती है। अब्दुल को यह सुनकर कुछ तसल्ली हुई, परंतु कमला को दिख रहा था कि अभी वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुआ है। उसने तय किया कि इस पहलू पर उसे दोबारा विस्तार से बातचीत करनी होगी। इस पूरे वृत्तांत में जब से सुधा घोंसला लाई और बातचीत समाप्त होने तक लगभग 15 मिनट लगे। यह देखकर कि घोंसले के प्रति बच्चों की उत्सुकता पहले से काफी कम हो रही है, कमला ने इस क्रिया को ही समाप्त कर अगली क्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। अतः उसने बच्चों को स्वयं खेलने का कहा। आइए उपर्युक्त अंतःक्रिया से जो पहलू उभरे हैं उनका विश्लेषण निम्नलिखित भागों में करें। 22। दो सीखने के अनुभवों में सुसंगति। जो सीखने के अनुभव आप बच्चों को प्रदान करें वे उनकी आयु और योग्यताओं के अनुकूल होने चाहिए। अब तक आप इस तथ्य से भलीभांति परिचित हो गए होंगे, परंतु यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको दोहराना अनिवार्य है। बच्चों को उनकी क्षमता से अधिक कुछ करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके अंतर्निहित अभिप्रेरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वे हतोत्साहित हो सकते हैं और यह पालनकर्ता माता पिता तथा बच्चों के लिए तनाव का कारण भी बन सकता है। माता पिता इसीलिए अप्रसन्न होते हैं क्योंकि बालिका उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती और बालिका इसलिए दुखी होती है क्योंकि वह माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती। इससे बालिका की स्वयोग्यता की भावना भी निम्न होती है। परंतु यह कैसे जाना जाए कि कौन से अनुभव बच्चों की उम्र और योग्यताओं के अनुकूल है? इसका पता लगाने का एक तरीका यह है कि आप देखें कि बच्चों को क्या रुचिकर लगता है। यदि आप उनकी रुचि के अनुरूप खेल क्रियाएं आयोजित करेंगे तो ये उनकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुकूल होंगी। बच्चे उन्हीं खेल क्रियाओं वे प्रति रुचि दर्शाएंगे जिन्हें वे मानसिक और शारीरिक रूप से कर पाने योग्य है। उपर्युक्त घटना यह भलीभांति दर्शाती है कि यह जानने के बाद कि बच्चों को क्या रुचिकर लगा, कमला ने उसी के आधार पर सीखने का अनुभव प्रदान किया।
22.3 सीखने के मौकों का सदुपयोग। उपर्युक्त घटना सीखने मौकों का सही फायदा उठाने का एक अच्छा उदाहरण है। यह जाने पर कि बच्चों की घोंसले में रुचि है, उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए कमला ने इस सुअवसर का लाभ उठाया और अपनी कहानी को बीच में अधूरी छोड़ क्रिया परिवर्तित की। यह कमला के लचीलेपन को दर्शाता है। आप ख ड दो में पढ़ चुके हैं कि शाला पूर्व कार्यकर्ता में लचीलापन होना एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आप भली भांति सोच सकते हैं कि एक शिक्षिका जिसका दृष्टिकोण अनमनीय है, अर्थात लचीला नहीं है, वह सुधा के प्रति क्या अनुक्रिया दिखाएगी। संभवत ऐसी शिक्षिका कहानी में हस्तक्षेप से क्रोधित हो जाती और कहती, सुधा चुप हो जाओ, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे पास यह क्या है? जाओ इसे बाहर फेंको और यहाँ बैठकर कहानी सुनो। और फिर पुनः कहानी सुनाना प्रारंभ कर देती। वह अपनी क्रिया को बदलकर घोंसले के विषय में बातचीत न करती क्योंकि यह उसकी पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत नहीं था। यह एक अनमनीय दृष्टिकोण है जिसमें लचीलेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी शिक्षिका बाल केंद्रित नहीं हो सकती। अनमनीय व्यवहार से वह न केवल बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा देने वाले सुअवसरों वे गंवाती है, प्रत्युत उसके व्यवहार और हाव भाव से बच्चों को यह भी संप्रेषित हो जाता है कि उन्हें वैसा ही करना है जैसा बताया जाता है और कोई सुझाव नहीं देने हैं। यदि बार बार बच्चों को ऐसे अनुभव मिले तो उनकी जिज्ञासा और विस्मय से परिपूर्ण प्रवृत्ति अभिभूत हो जाती है। यदि हम अपने स्कूल के दिनों के बारे में सोचें तो तत्काल ही हमारे ध्यान में चंद अध्यापक बटा अध्यापिकाएं आते हैं जिनकी विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति थी तथा जिनमें सीखने सिखाने के प्रति जोश और उमंग थी और जिन्होंने अपने विषय में हमारी तीव्र रुचि उत्पन्न की थी। इन्हीं अध्यापकों की स्नेहमयी यादें हमारे मन में बनी रहती है। 22. 4 बच्चों की रुचि विकसित करना। खेल कर रही या एक में क्या आपने देखा कि कमला ने किस प्रकार पहले बच्चों की घोंसले के प्रति रुचि उत्पन्न होने दी और उसके पश्चात ही हस्तक्षेप किया? यदि वह तभी हस्तक्षेप करती जब सुधा घोंसला लेकर अंदर आई थी और कहती, देखो बच्चों, सुधा कितनी मजेदार वीज लाई है, आओ अब मैं तुम्हें घोंसलों के बारे में बताती हूँ, तो संभवत बच्चे घोंसले के प्रति इतनी उत्सुकता और उमंग न दर्शाती जितनी कि उन्होंने उपर्युक्त घटना में दिखाई। जब बच्चों ने घोंसले को स्वयं छुआ और उसका अन्वेषण किया तो उनकी बिस्सी बढ़ी और वे कमला से उसके बारे में और जानने के लिए इच्छुक हुए। इस प्रकार यह एक ऐसी क्रिया बन गई जिसे बच्चों ने स्वयं ही चुना, न कि वह जो उन पर थोपी गई हो। अतः शिक्षिका को ज्ञात होना चाहिए कि कब बच्चों की क्रियाओं को निर्देशित करना है और कब पृष्ठभूमि में रहना है। 22. 5 सीखने की क्रियाओं में अंतराल। खेल कर रही या एक में आपने देखा कि कमला ने बच्चों को घोंसलों के बारे में ढेर सारी जानकारी से नहीं लादा। सिखाने के दौरान सही अंतरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पालनकर्ता को एक समय पर कुछ तथ्य ही पेश करने चाहिए और बच्चों की तर्कशीलता और समस्या समाधान के कौशलों को धीरे धीरे बढ़ावा देना चाहिए। यह धारण कि कुछ बताए जाने पर ही बच्चे सीखते हैं गलत है। जब बच्चे स्वयं ही कंकड़ों से खेलते हैं, रेत खोदते हैं, पत्ते उठाते हैं और पौधों को देखते हैं, तब भी सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। आइए अब पढ़े कि घोंसले की खोज के पश्चात कमला ने किल खेल क्रियाओं का गठन किया। इस विश्वास पर कि घोंसलों का विषय बच्चों को रोचक लगा, कमला ने अगले कुछ दिनों के लिए घोंसले को आधार मानकर उससे संबंधित कुछ खेल क्रियाएं आयोजित करने का निश्चय किया। उसने निर्णय लिया कि प्रतिदिन वह 20 से 25 मिनट तक इस विषय पर बातचीत करेगी। घोंसले और संबंधित विषयों को लेकर उसने एक परियोजना बनाई। आइए देखें उसने सीखने के अनुभवों को कैसे व्यवस्थित किया। चूंकि पिछले दिन की बातचीत अंडे के विषय पर समाप्त हुई थी,
अगले दिन इसी मुद्दे को लेकर कमला ने बातचीत की शुरुआत की। वह बोली, कल उमा ने कहा था कि अगर अब्दुल अंडा खाएगा तो उसके पेट में चिड़िया बन जाएगी। यह बात गलत है। चलो अब हम पता लगाएं कि अंडे से चिड़िया कैसे बनती है, ठीक है? बच्चों ने इस बात को जानने की उत्सुकता दिखाई। उमा ने अब भी अपनी बात पर जोर दिया, तुम देख लेना, जब तुम अंडा खाओगे तो तुम्हारे पेट में से चिड़िया निकलेगी। मेरी माँ ने मुझे ऐसा बताया है। कमला बोली, नहीं उमा, यह गलत है। अंडे से चिड़िया कैसे बनती है यह मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुमने कौन कौन से पक्षी देखे हैं। बच्चों ने झट जवाब दिया, कौआ, चिड़िया, कबूतर, तोता, चील। तभी एक बच्चे को कौए से संबंधित एक घटना याद आई और वह उसे सुनाने लगा। वह बोला, एक दिन मैं जब बिस्कुट खा रहा था तो एक कौआ आया और मेरा बिस्कुट लेकर उड़ गया। मैं बहुत डर गया। यह सुनकर एक अन्य बच्चा बोला, तूने उसे मारा क्यों नहीं? मैं होता तो उसे मार देता। यह देखते हुए कि बातचीत दूसरा ही मोड़ लेने लगी है, कमला ने बिना डॉटे फटकारे परंतु दृढ़ता से कहा, श्याम, हम कौए के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम घोंसले और अंडों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? यह कहकर कमला आगे बढ़ी। चिड़िया को जब अंडे देने होते हैं तो वह पहले घोंसला बनाती है। फिर घोंसले में माँ चिड़िया, मादा पक्षी, अंडे देती है। वह 2 या 3 या कभी-कभी 4 या 5 अंकों को अपनी अंगुलियों से दिखाते हुए अंडे भी देती है। फिर मम्मी चिड़िया उन अंडों पर बैठती है और अंडों को परी तरह अपने शरीर और पंखों से ढक लेती है। एक बच्चे ने कमला को टोकते हुए पूछा, अगर चिड़िया अंडे पर बैठेगी तो क्या वह टूट नहीं जाएगा? कमला बोली, चिड़िया अंडों पर बड़ी सावधानी से बैठती है और उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालती, इसलिए वह नहीं टूटते। फिर कमला ने बातचीत को आगे बढ़ाया और बोली, इस तरह से वह अंडों पर 10 से 15 दिनों के लिए बैठती है। इस दौरान अंडे में बच्चा बनने लगता है और जब वह पूरा बन जाता है तो अंडा फूटता है और बच्चा बाहर निकल आता है। बच्चे इस नई जानकारी के बारे में सोचने लगे। वे सभी ध्यानमग्न और गंभीर हो गए। एक बालिका जानना चाहती थी, पापा चिड़िया कहाँ और क्या करते हैं? इसके प्रत्युत्तर में कमला ने बच्चों को बताया, कभी-कभी तो पापा चिड़िया उड़कर कहीं और चले जाते हैं। कभी-कभी वह मम्मी चिड़िया के साथ ही घोंसले में रहते हैं और उसके लिए खाना लेकर आते हैं। वह दूसरी चिड़ियों और जानवरों से जो अंडों को खाना चाहते हैं, अपने घोंसले को बचाते भी है। यह महसूस कर कि उसने बच्चों के सामने कई नए पहल रख दिए हैं, कमला ने चर्चा को वहीं समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु ऐसा करने से पहले उसने उमा से पूछा, उमा, क्या तुम अब भी यही सोचती हो कि अंडा खाने से अब्दुल के पेट में चिड़िया बन जाएगी? उमा इसके बारे में कुछ सोचने लगी और कमला ने बात यहीं समाप्त कर दी कि दोपहर के खाने का समय हो चुका था। उसने बच्चों को खाना खाने के लिए हाथ धोने को कहा। कमला और बच्चों के बीच हुए वार्तालाप से उभरने वाले पहलुओं पर चर्चा निम्नलिखित भागों में की गई है। 22.6 बच्चों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना। हमें याद रखना चाहिए कि भावनाएं अनुभवों का एक अभिन्न अंग है। यह एक ऐसा पहलू है जिसे हम प्रायः भूल जाते हैं। जरा अपने स्कूली अनुभवों के बारे में सोचिए। क्या आपको कभी उस अध्यापिका के साथ काम करने में मजा आया था जो आपको अच्छी नहीं लगती थी? क्या उस विषय को पढ़ना अच्छा लगा जो आपको रुचिकर नहीं लगता था? यदि आपकी अपने किसी घनिष्ठ मित्र से बहस हो जाती थी तो क्या कक्षा में आपका मन लगता था? यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। चूंकि बच्चे आमतौर पर अपनी भावनाओं को स्पष्ट बता नहीं पाते, अतः हम बच्चों की भावनाओं की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते।
इसके साथ ही बच्चों को शैक्षिक कौशलों में दक्ष करने के लिए अध्यापकों पर उत्तरदायित्व का इतना बोझ होता है कि इसके बाद भावनाओं के लिए समय ही नहीं बचता। पालनकर्ता को बच्चों की मन, स्थिति और अभिव्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होना चाहिए। जब तक बच्चे संवेगात्मक रूप से शांत और सुरक्षित महसूस नहीं करते, वे खेल क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि अब्दुल के अंडे खाने के डर को दर करने के लिए कमला ने कैसा युक्तिपूर्ण तरीका अपनाया। उसने अब्दुल के डर की अवहेलना नहीं की और न ही उसका मजाक उड़ाया। वस्तुत उसने घोंसले के विषय को लेकर ही चर्चा आयोजित की। 22। 7 बच्चों के साथ बातचीत। आपने शायद गौर किया होगा कि उपर्युक्त वार्तालाप के प्रत्येक मुद्दे पर कमला ने बच्चों को बातचीत में शामिल किया। इस प्रकार माहौल संवाद और बातचीत का बना रहा, न कि अध्यापन या उपदेश का। यदि आप वार्तालाप को फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप उन वाक्यों को ढूंढ सकेंगे जिनसे कमला ने एक संवाद का वातावरण बनाया। सबसे पहला ऐसा वाक्य है जब कमला बच्चों से कहती है, चलो आज हम पता लगाएं। वर्टिकल बार ऐसे कथन बच्चों को वार्तालाप में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर उसने कहा होता, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, या अब सुना कि, तो उसके शब्द अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को यह संप्रेषित कर देते कि उनका चर्चा में सम्मिलित होना अपेक्षित नहीं है। कमला ने बीच बीच में प्रश्न भी पूछे, जो कि बच्चों को बातचीत में शामिल करने का एक अन्य तरीका है। बच्चों के साथ बातचीत करते हुए शब्दों और वाक्यों का चयन बहुत महत्व रखता है। आपने यह भी देखा कि जब 2 बच्चे कौए के बारे में बात कर रहे थे तो किस कुशलता से कमला बातचीत को अंडों के विषय पर ही मोड़ लाई। उस समय संभव था कि बातचीत बच्चों के वर्णनों का मोड़ ले लेती। ऐसे में कमला को फैसला करना था कि बच्चों की कल्पना को बढ़ावा दिया जाए या अपनी चर्चा को जारी रखा जाए। यह महसूस कर कि इस परिस्थिति में चर्चा को जारी रखना अधिक महत्वपूर्ण होगा, उसने दोनों बच्चों के बीच चल रही बातचीत में हस्तक्षेप किया। आपको याद होगा कि पहले वाली घटना में जब कमला बच्चों को कहानी सुना रही थी तभी कहानी के बीच सुधा एक घोंसला ले लाई थी। ऐसे में बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए कमला ने कहानी वहीं बीच में ही छोड़ दी थी। दोनों परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया भिन्न थी। उसने सोच विचार कर निर्णय लिया कि किस समय कौन सी क्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली स्थिति में उसने अपनी क्रिया बदली, दूसरी में उसने ऐसा नहीं किया। इन उदाहरणों से विदित है कि आयोजित की गई खेल क्रिया में कब लचीलापन बरतना है और कब आयोजित क्रिया को जारी रखना है। चूंकि यह निश्चित करना प्राय वैयक्तिक निर्णय पर निर्भर करता है, स्पष्ट और निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऐसा निर्णय लेने की क्षमता अनुभव के साथ उभरती है। तथापि मोटे तौर पर एक नियम सुझाया जा सकता है, सीखने के किसी भी अनुभव को किसी भी हालत में सिर्फ इसलिए नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि वह पूर्वनियोजित नहीं था। क्या आपने गौर किया कि जब कमला ने 2 बच्चों की बातचीत में हस्तक्षेप किया तो उसने उन्हें चर्चित विषय से हटकर बात करने पर डांटा नहीं। वस्तुत उसने स्पष्टता से कहा कि कौए से संबंधित घटना के बारे में बात कर सकते हैं। इससे बच्चों को संप्रेषित हुआ कि उन पर कुछ करने का दबाव डालना जा रहा है। एक कम संवेदनशील शिक्षिका उस स्थिति में कह सकती थी, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? चुपचाप बैठकर मेरी बात सुनो। इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए यदि ऐसे तरीके का बार बार प्रयोग किया तो बच्चों की उत्सुकता और कल्पना शक्ति विकसित होने के बजाय लुप्त हो सकती है। बच्चों से बातचीत करने का आपका तरीका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खेल क्रियाएं आयोजित करने का। 22.8 सीखने का स्तर। पिछले भाग में सीखने के अनुभवों में सुसंगति के बारे में बताते हुए हमने बताया था कि अनुभव बच्चों की योग्यता के अनुरूप होने चाहिए।
यह तथ्य उपर्युक्त वृत्तांत से प्रमाणित होता है। अंडे सेने की प्रक्रिया के बारे में किस प्रकार से कमला ने जानकारी दी, उस पर गौर करें। अंडे सेने की प्रक्रिया एक जटिल विषय है। भिन्न भिन्न पक्षियों का घोंसला बनाने का तरीका और अंडों में से बच्चे निकलने का समय अलग अलग होता है। नर और मादा पक्षियों की भूमिकाएं भी अलग अलग जातियों में भिन्न होती है। लेकिन शालापूर्व बच्चों को ऐसी विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इतनी विस्तृत और पेचीदी जानकारी को वे ग्रहण नहीं कर पाएंगे और खेल क्रिया में रुचि खो बैठेंगे। यह आप स्वयं भी देख सकते हैं। अपने आस पड़ोस में शालापूर्व बच्चों से अंत क्रिया करते समय उनसे घोंसलों के बारे में बातचीत कीजिए। उनसे बात करके उनके प्रश्नों और इस विषय में उनकी रुचि से आप जान जाएंगे कि आप इस पहलू पर कितने विस्तार से बात कर सकते हैं। कमला का उद्देश्य था बच्चों को अंडे फूटने की प्रक्रिया से संबंधित प्रारंभिक स्तर की जानकारी देना। वह बच्चों वे उनके परिवेश के एक पहलू के बारे में बताकर उसके बारे में और जानकारी के लिए उनकी विचार शक्ति को प्रेरित करने का प्रयास कर रही थी। उसका इरादा बच्चों को अंडे सेने के सभी पहलुओं को रटवाने या ज़बानी याद करवाने का नहीं था। जिस किसी विषय से शालापूर्व बच्चों को परिचित कराया जा रहा हो, उससे बच्चों की तर्क करने और निष्कर्ष निकालने की योग्यता को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। वार्तालाप के जरिए बच्चों को कुछ तथ्य ज्ञात हुए, जैसे पक्षी अंडे देते हैं और अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। लेकिन जब कमला ने उमा से पूछा कि उसके विचार में क्या अंडे खाने से पेट में चिड़िया बनने लगती है, तो उससे बच्चों को तर्क और विश्लेषण करने का एक मौका मिला। अतः उसने तथ्यों के आधार पर तर्कशक्ति के कौशलों को प्रोत्साहित किया। तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु केवल तथ्य ही बताना शालापूर्व शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इस पहलू के बारे में आप आगे इस इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। एक और बात जो याद रखने की है, वह यह है कि बच्चों को जो कुछ बताया जाता है, वह सब उनको समझ आएगा, ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न ही यह आशा रखनी चाहिए कि समस्त बच्चों ने बात को भली भांति ग्रहण कर लिया होगा। उपर्युक्त उदाहरण में ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को अंडों में से बच्चा निकलने, अंडे फूटने की संकल्पना स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हो। इस विषय के बारे में सीखने की यह शुरुआत मात्र थी। ऐसी और भी कई घटनाएं, मौके होंगी जो कि बच्चों की जानकारी को बढ़ाएंगी। संभवतः वे इस विषय से संबंधित कोई कहानी सुने या घर जाकर माता-पिता से इस पर बातचीत करें। इन्हीं अनुभवों के द्वारा वे अपने विचारों के बारे में निरंतर सवाल करेंगे और दृढ़ संकल्पना बना पाएंगे। अगले दिन घासले के आकार और गठन को लेकर कमला ने चर्चा शुरू की। उसने समझाया कि बया पक्षी विशेष प्रकार का घासला क्यों बनाते हैं। यह बताते हुए उसने एक-एक करके समस्त बच्चों को घासले को देखने, स्पर्श करने और जांचने परखने का मौका दिया। हमेशा की तरह इस वार्तालाप के दौरान भी वह बच्चों के प्रश्नों और टिप्पणियों के प्रति अनुक्रियाशील थी। नई जानकारी को अपने पूर्व अनुभवों से बच्चे किस तरह से संबद्ध करते हैं, इसे समझने के लिए आइए वार्तालाप के दौरान एक बालिका, शशि, की टिप्पणी के बारे में पढ़ें। पब कमला ने बताया कि कैसे घासला दो खानों में बांटा जाता है, ताकि पक्षी अपने अंडों को दुश्मन पशु पक्षियों से छिपा सके। तो इस पर शशि बोली, पश मेरी माँ मेरे लिए दूध लाती है तो मैं भी छुप जाती है। तत्पश्चात कमला ने चर्चा का केंद्र बिंदु बच्चों को चिड़ियों के घासले से संबंधित तथ्यों से अवगत कराने से हटाया और बच्चों में मिलाने, तुलना करने और तर्क करने की योग्यताओं को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पूछा, जो घासला कल हमने पेड़ पर देखा था, क्या वह इस घासले, बया चिड़िया का घोंसला, जैसा था? सवाल पूछते हुए उसने बया का घोंसला ऊंचा कर बच्चों को दिखाया। उसके सवाल का कुछ बच्चों ने हाँ में और कुछ ने न में जवाब दिया और ज्यादातर बच्चे चुप ही रहे। यह सोचकर कि बहुत से बच्चों को शायद याद न हो कि कोए का घोंसला कैसा लगता है, वह उन्हें घोंसला दिखाने के लिए दोबारा बाहर ले गई।
दोनों घोंसलों को सामने देखकर अब बच्चों ने कुछ समानताओं और असमानताओं को बताना शुरू किया। इस पहलू पर कुछ समय के लिए चर्चा करने के बाद कमला ने एक अन्य खेल क्रिया शुरू की। उपर्युक्त वर्णित खेल क्रिया बच्चों की तर्क शक्ति के कौशलों को आगे बढ़ाने के तरीकों का मात्र एक उदाहरण है। बच्चे समान और भिन्न की संकल्पना समझते हैं और इस समझ के आधार पर दो घोंसलों की तुलना करने में कमला ने बच्चों की मदद की। इस क्रिया में बच्चों ने अपनी तर्कशीलता का प्रयोग किया और इसी जरिए वे एक अन्य तथ्य से परिचित हुए कि भिन्न भिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। अगले दिन कमला ने बच्चों को सुझाया कि वे स्वयं चिड़ियों के घोंसले बनाने का प्रयास कर सकते हैं और फिर इन्हें कमरे के एक कोने में रखकर उस स्थान को घोंसले का क्षेत्र कह सकते हैं। इस सुझाव के प्रति बच्चों के हर्ष, उत्साह और अचरज के बारे में आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इन भावावेगों के साथ ही बच्चों के कुछ प्रश्न भी थे। एक बच्चे को लगा कि वह घोंसला नहीं बना पाएगा क्योंकि मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। कुछ प्रश्न घोंसला बनाने की तरकीब से संबंधित थे और कुछ जानना चाहते थे कि क्या चिड़िया उसमें आकर अंडे देगी। कमला ने स्पष्ट किया, हम असली घोंसला नहीं बना रहे हैं। हम ऐसा घोंसला बनाएंगे जिससे हम खेल सकें। अब मुझे बताओ, जिन चिड़िया के घोंसले तुमने देखे वे किन चीजों के बने थे? बच्चों ने जवाब दिया, घास, तिनकों, पत्तियों, छोटी छोटी डंडियों से। कमला बोली, चलो अब बाहर चलकर यह सामग्री इकट्ठी करें। उसने बच्चों को 3 समूहों में बांटा। एक समूह को छोटी छोटी टहनियों, तिनके डंडियां, दूसरे को पत्ते और तीसरे को घास एकत्र करने को कहा। 10-15 मिनट इन वस्तुओं को संग्रहित करने में लगे। इन्हें इकट्ठा करने के दौरान बच्चों ने अन्य चीजें पत्थर, कंकड़ और कुछ फूल भी जमा की। कमरे में वापस आकर बच्चों ने कमला की मदद से पत्तों, तिनकों और घास को घोंसले के आकार में व्यवस्थित किया। सामग्री इतनी एकत्र हो गई थी कि उससे 3 घोंसले बन गए। घोंसले बनाते समय बच्चे रोमांचित थे। घोंसलों को और भी बेहतर बनाने के लिए बच्चों ने कई सुझाव दिए। जब घोंसले बनकर तैयार हो गए तो यह प्रश्न उठा कि अब अंडों के बारे में क्या किया जाए। इसके बारे में विविध मत थे। एक बालिका ने सुझाया, इन पत्थरों को यहाँ रख देते हैं, किंतु इस बात से सभी सहमत नहीं थे क्योंकि कोई भी बता सकता है कि ये सचमुच के अंडे नहीं हैं। अंडे लाल रंग के नहीं होते। तदोपरांत बच्चों ने असली अंडे लाकर घोंसले में रखने पर विचार विमर्श किया। यह सुझाव भी स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि असली घोंसले से निकाले जाने पर अंडे ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे और उनसे खेलना भी उचित नहीं है। जब कोई भी सुझाव संतोषप्रद और उपयुक्त नहीं लगा तो कमला ने सुझाया, चलो चिकनी मिट्टी से अंडे बनाएं और उनको सफेद रंगें ताकि वे असली अंडों की तरह लगे। जैसे ही उसने यह कहा, उत्तेजित हो कुछ बच्चे दौड़कर उस जगह गए जहां चिकनी मिट्टी रखी होती थी और उससे अंडे बनाने लगे। शेष बच्चों को कमला ने कागज से बनी चिड़ियों रंगने के लिए दी, जो कि वह पहले से ही बनाकर लाई थी। इस प्रकार अंडों और चिड़ियों को तैयार कर घोंसलों के इर्द गिर्द रख दिया गया और इस प्रकार घोंसले का क्षेत्र तैयार हो गया। घोंसले का यह क्षेत्र बहुत दिनों तक बच्चों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। बच्चे इस कोने के आसपास एक छो चिड़ियों और जानवरों की कहानियों के आधार पर अभिनय करके परिकल्प खेल खेलते वे और भी अन्य रोचक वस्तुएं लाकर उन्हें इस स्थान पर जमा करने लगे। आपने देखा कि मिट्टी से अंडे बनाने का सुझाव देने से पहले कमला ने कैसे बच्चों को स्वयं सोचने और सुझाव देने के लिए पर्याप्त समय दिया। आइए अब देखें कि इसके बाद के दिनों में क्या हुआ। अंडों और चिड़ियों के प्रति बच्चों की दिलचस्पी और उमंग को देखकर कमला ने सोचा कि बच्चों को पास के गांव के मुर्गी फार्म पर ले जाना रोचक रहेगा। कुछ बच्चों ने तो मुर्गी फार्म देखा हुआ था, परंतु अधिकांश इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर कमला ने यह सोचकर कि जिन बच्चों ने मुर्गी फार्म देखा हुआ है, उनको अन्य बच्चों के साथ समूह में दोबारा फार्म देखना रोचक लगेगा, वहां जाने का निर्णय किया। तदोपरांत उसने फार्म के मालिक से बात की,
जिसने बच्चों को फार्म पर 1 घंटा बिताने की सहमति दे दी। अगले दिन उसने बच्चों को बताया कि उसने एक ऐसी जगह देखी है जहां इतनी सारी मुर्गियां हैं कि मैं तो अकेले उन्हें गिन भी नहीं पाई। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? बच्चे मुर्गी फार्म पर जाने के लिए उतावले हो रहे थे। अगले 2-3 दिनों में कमला ने वाहन का प्रबंध किया और बच्चों के माता पिता को इस भ्रमण के बारे में सूचित किया। उसने बच्चों को भी वहां जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। शाला पूर्व केंद्र के बाहर जाने का यह बच्चों का पहला मौका था। उसने बच्चों को फार्म के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि वह काफी बड़ी जगह है, जहां बहुत से लोग काम करते हैं। वे वहां क्या क्या देख सकेंगे यह भी उसने बच्चों को बताया। एक ओर जहां बच्चे फार्म पर पाने के लिए बेताब थे, वहीं दूसरी ओर कमला जरा चिंतित थी। उसे डर था कि बच्चे कहीं उधम न मचाएं और आपे से बाहर न हो जाएं। उसने अपनी सहेली से साथ चलने का आग्रह किया ताकि बच्चों को संभालना आसान हो जाए। बच्चों को मुर्गी फार्म का अनुभव सूचनाप्रद और आनंदप्रद लगा। बच्चे खुशी से चिल्लाकर कहते, अरे वहां देखो, कितनी सारी मुर्गियों! फार्म के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। गले कई दिनों तक बच्चे अक्सर फार्म के बारे में बातें करते रहे। कुछ बच्चों ने अपने ही ढंग से मुर्गी फार्म, अंडों और मुर्गियों की ड्राइंग भी बनाई। 22 भ्रमण का आयोजन। भ्रमण सीखने की प्रक्रिया का अमूल्य अंगभूत है। ऐसे अवसर बच्चों को प्राथमिक स्तर का अनुभव प्रदान करते हैं। भ्रमण आमोद प्रमोद का साधन है और जब बच्चे स्वयं चीजें देखते परखते हैं, तो शिक्षिका के लिए संकल्पनाओं को समझाना सरल ले जाता है। इस इकाई में प्रयुक्त भ्रमण शब्द से हमारा तात्पर्य है बच्चों को शिक्षाप्रद और आनंदाद सैर के लिए केंद्र या घर से बाहर ले जाकर परिवेश के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का मौका देना। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि मुर्गी फार्म के बारे में मात्र बातचीत करना इतना जानकारीपूर्ण और दिलचस्प नहीं होता। बहते से बच्चे मुर्गी फार्म के बारे में कल्पना करने में असमर्थ रहते। इसके अतिरिक्त भ्रमण के दौरान बच्चों को कई ऐसे पहलुओं के बारे में पता चला जिनके बारे में योजना भी नहीं बनाई गई थी। भ्रमण के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना और अन्य लोगों से संबंध स्थापित करना सीखा। यदि आप बच्चों के प्रति सतर्क होंगे तो ऐसे भ्रमणों के आयोजन के बारे में आपको कई विचार मिल सकते हैं। खेलते हुए बच्चों की बातचीत को यदि आप सुने तो ऐसे भ्रमणों की व्यवस्था करने के बारे में आपको अनेकों सुझाव मिल सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि भ्रमण के लिए बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थानों को ही सुना जाए। परिवेश का कोई भी पहलू जो बच्चों को रुचिकर लगता हो और सैर पर जाने की दृष्टि से सुरक्षित हो, वह स्थान भ्रमण के योग्य है। यह भी जरूरी नहीं है कि भ्रमण बहुत व्यापक हो। पड़ोस में निर्माणाधीन मकान को देखने जाना या पास के किसी पार्क में सप्ताह में एक बार खेलने के लिए जाना बच्चों के लिए मनोरंजक अनुभव होगा। आदर्शतः जिन स्थानों पर आप बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाते हैं, वहां उन्हें स्वतंत्रता से घूमने, अपनी इच्छा से बात करने और भाग लेने के अवसर होने चाहिए, न कि मात्र चीजों का अवलोकन करने की। संभवतः चुनी गई जगह इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति न करती हो। उदाहरणतः मुर्गी फार्म के भ्रमण के दौरान बच्चों को कुछ करने का अवसर नहीं मिला, उन्हें अंडों को छूने नहीं दिया गया। तथापि एक अन्य भ्रमण शाक वाटिका, शाक सब्जी या तरकारी का घरेलू बगीचा की सैर बच्चों की क्रियाशीलता के नजरिए से बहुत सफल रहा क्योंकि इसके दौरान बच्चों को कुछ करने का मौका मिला। बगीचे के मालिक ने उसी दिन भिंग के बीज बोने थे। जब बच्चे वाटिका देखने आए तो उन्होंने बच्चों को बीज बोने को कहा। बीज बोने की जगह को पहले ही खोदा जा चुकाया। बच्चों को जैसा दिखाया गया, उन्होंने वैसे ही बीज बोकर उन्हें मिट्टी से सक दिया। बाद में हर बच्चे ने अपनी जगह को पानी से सींचा। जब वापस जाने का समय था तब बगीचे के मालिक ने प्रत्येक बच्चे को 2-2 टमाटर स्वयं तोड़कर घर ले जाने के लिए कहा।
एक अन्य शिक्षक द्वारा आयोजित निर्माणाधीन मकान के स्थल के भ्रमण ने समस्त बच्चों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस स्थान पर उस समय मकान की नींव खोदी जा रही थी। यह बच्चों के लिए पूर्णतः नवीन अनुभव था। उनमें से कुछ बच्चे बबरन से भरे स्वर में बोले, बड़े देखो, मकान धरती के नीचे भी है। अपनी स्थानीय अवस्थिति के बारे में सोचें। यदि आप बच्चों को बाहर भ्रमण पर ले जाने की योजना बनाएं, तो आप उन्हें कहां ले जाएंगे? निम्नलिखित तालिका 22 एक में कुछ भ्रमण स्थलों और खेल क्रियाओं की सूची है, जो बाप बच्चों के साथ वहां आयोजित कर सकते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अब तक आप जान गए होंगे कि बच्चों का भ्रमण पर ले जाने की तैयारी करते समय बहुत ध्यान और सावधानी से योजना बनानी पड़ती है। आइए अब हम इस पहल के बारे में पढ़ें। भ्रमण से पहले जिस जगह पर आप बच्चों को ले जाना चाहते हैं, वहां का पहले स्वयं दौरा करें। इससे आप उस जगह से परिचित हो जाएंगे। आप जान जाएंगे कि वहां पर बच्चों को क्या रोचक लग सकता है और क्या उनके लिए खतरनाक होगा। उस जगह पर यदि कोई वयस्क काम कर रहे हों तो उन्हें भी बच्चों के आने का पहले से ही पता चल जाएगा। आप उनको बच्चों से बातचीत करने के लिए भी कह सकते हैं। भ्रमण पर जाने से पहले बच्चों को समझाएं कि उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उदाहरणतः, शाक वाटिका देखने जाने से पहले उन्हें ऐसे कपड़े और जूते पहनकर आने को कहें जो भ्रमण के अनुरूप हों, अर्थात जो सुविधाजनक हों और आसानी से फटने और उड़ने वाले न हों। यदि भ्रमण के लिए किसी निर्माण स्थल जाना हो तो बच्चों को वहां पर रखी ईंटों और गहरे खड्डों से दूर रहने के लिए कहें। पहले से ही बच्चों को नियमों से अवगत कराने से उन्हें सबके सामने खुले आम टोकना या डांटना नहीं पड़ेगा। यदि भ्रमण के दौरान बच्चे किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, तो उससे तभी तुरंत निपटना चाहिए। नीचे कुछ व्यावहारिक संकेत दिए गए हैं, जो भ्रमण के लिए योजना बनाने में आपके लिए सहायक होंगे। यदि अनिवार्य हो तो बस या कार का प्रबंध पहले ही कर लें। बच्चों को भ्रमण पर ले जाने से पहले माता-पिता की अनुमति लें। सुनिश्चित करें कि बच्चों के कपड़े भ्रमण के अनुरूप हों। भ्रमण से पूर्व और बाद में बच्चों की गिनती अवश्य करें। भ्रमण पर जाने वाले बच्चों के नामों की एक सूची शाला पूर्व केंद्र में छोड़ें। भ्रमण से पहले बच्चों को शौचादि से निपटने के लिए कहें। प्रत्येक बच्चे के लिए एक कार्ड बनाएं जिस पर उसका नाम और पता लिखा हो। प्राथमिक चिकित्सा का डिब्बा अपने साथ रखें। बच्चों के लिए पीने का पानी साथ ले जाएं। भ्रमण के दौरान सीखने के ऐसे अवसर उभर सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा न था। इन्हें मुक्त रूप से स्वीकार करें। इस बात पर पुनः बल देना महत्वपूर्ण है कि हमने जो आयोजित किया है, बच्चे उससे कहीं ज्यादा सीखते हैं। कोई भी अवसर जिसमें बच्चे अपने संवेदी या तर्क शक्ति के कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं, वह सीखने का अनुभव है। निम्नलिखित घटना इस बात को चित्रित करती है। बाजार का भ्रमण, जो कि एक शिक्षिका ने सेब और केले खरीदने के उद्देश्य से आयोजित किया था, एक बिल्कुल अलग अनुभव ही बन गया। जब बच्चे बाजार से गुजर रहे थे तो सहसा कुछ बच्चे आटे की चक्की की दुकान की ओर आकर्षित हुए और वहीं रुक गए। उस समय चक्की में गेहूं पीसने की प्रक्रिया जारी थी। अतः उस दिन गेहूं पीसने की क्रिया को देखने समझने में समय बीत गया। भ्रमण के बाद, भ्रमण के दौरान बच्चों ने जो देखा, उसके आधार पर आगे के दिनों में बच्चों को कई संकल्पनाओं से परिचित कराया जा सकता है। भ्रमण से लौटकर बच्चों को उसके बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों से उनके अनुभवों के बारे में पूछें। उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, क्या रुचिकर या क्या अप्रिय लगा। ऐसे में जब वे अपने अनुभवों का वर्णन कर रहे होते हैं, तो उनके शब्द भंडार और स्मरण शक्ति को बढ़ावा मिलता है। इससे मूल्यांकन का कौशल भी विकसित होता है। साथ ही चर्चा करने से संकल्पनाएं स्पष्ट होती है और बच्चों की जानकारी भी सुदृढ़ होती है। कई बार भ्रमण के अनुभव ऐसे होते हैं
कि वापस लौटने पर आप बच्चों को देखी गई घटनाओं का नाटकीकरण करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरणतः उपर्युक्त वर्णित निर्माण स्थल के भ्रमण के पश्चात बच्चों ने जो देखा था, उन पहलुओं को अनायास ही उन्होंने खेल में शामिल कर लिया। गुटकों से खेलते हुए 3 बच्चों ने मकान बनाना प्रारंभ किया। उन्होंने ऐसा पहले भी कई बार किया था, परंतु अब उनका खेल अधिक विस्तृत था जिसमें निर्माण स्थल पर देखे गए कई पहलू जुड़ गए थे। एक बच्चा अपने सिर पर कुछ गुटके रखकर यह मानकर उन्हें लाताले जाता था कि वे ईंटें हैं। दूसरा बच्चा, जिसके हाथ में एक लंबी डंडी थी, वह उसे गुटकों के ढेर से बनी दीवार पर रगड़ रहा था। जब उससे पूछा गया कि वह क्या कर रहा है, तो वह बोला, मैं ईंटों को एक दूसरे के साथ जोड़कर दीवार बना रहा हूँ। तीसरा बच्चा निरीक्षक की तरह अभिनय करता हुआ दोनों बच्चों को निर्देश दे रहा था। भ्रमण के दौरान बच्चे जो देख रहे हैं, यदि उससे संबंधित प्रश्न आप उनसे पूछे तो उनकी तर्क शक्ति की योग्यता दृढ़ होगी। इस तरह के कुछ प्रश्न जैसे, अगर कम्हार पात्र बनाने के लिए मिट्टी में अधिक पानी मिलाए तो तुम्हारे विचार में क्या होगा? क्या पौधों को पानी देना जरूरी है? या आओ पता लगाए कि यदि किसी चिट्ठी पर टिकट न लगी हो तो पोस्टर मास्टर क्या करता है? बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्नों के प्रयोग के बारे में हम इस इकाई के बाद के भाग में विस्तार से पढ़ेंगे। मुर्गी फार्म से लौटते समय कमला और बच्चों के बीच बस में क्या बातचीत हुई? आइए इसके बारे में पढ़ें। बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने फार्म पर क्या देखा। कमला के पास बैठे 2 बच्चों के बीच बातचीत निम्नलिखित प्रकार से चल रही थी। लक्ष्मी, मुर्गी चिड़िया नहीं होती। रामू, वो चिड़िया ही तो होती है, आंटी ने तो बताया था। लक्ष्मी, नहीं, वो चिड़िया नहीं होती। अब कमला भी उनकी बातचीत में शामिल हो गई। उसने पूछा, लक्ष्मी तुम ऐसा क्यों कहती हो कि मुर्गी चिड़िया नहीं होती? लक्ष्मी, क्योंकि वह उड़ती नहीं है। रामू, वह उड़ती है। हाँ हाँ, मैंने एक मुर्गी को उड़ते हुए देखा था। कमला, लक्ष्मी, क्या तुमने मुर्गियों को उड़ते हुए नहीं देखा? लक्ष्मी, नहीं, मुर्गियां नहीं उड़ती। लक्ष्मी और रामू की बातचीत सुनकर कमला को एक और खेल क्रिया का विचार सूझा। अगले दिन वह पक्षियों से संबंधित किताबें लेकर केंद्र में आई। इनमें से 2 किताबें उसकी अपनी थीं और शेष उसने गांव के प्राथमिक स्कूल के पुस्तकालय से ली थीं। इन पुस्तकों में पक्षियों, घासलों और पक्षियों के रहने के स्थानों के चित्र थे। उसने ये किताबें बच्चों को देखने के लिए दीं। कुछ जाने पहचाने पक्षियों को किताब में देखकर बच्चे जोश से कमला को उन्हें दिखाने लगे। अपरिचित और अद्भुत पक्षियों को देख बच्चों की जिज्ञासा बढ़ी। चूंकि इस खेल क्रिया का उद्देश्य बच्चों के सम्मुख पक्षियों के विशिष्ट लक्षणों को प्रस्तुत करना था, अतः कमला ने बातचीत को निम्नलिखित तरीके से संचालित किया। कमला, अच्छा मुझे यह बताओ, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई जीव पक्षी है? कुछ बच्चे, जो उड़ते हैं। कमला, हाँ, पक्षी वही हैं जो उड़ सकते हैं। क्या तुम जानते हो पक्षी कैसे उड़ते? उसने कुछ देर बच्चे के उत्तर की प्रतीक्षा की और पुनः प्रश्न दोहराया किंतु किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वह बोली, पक्षियों के पर होते हैं, इसलिए वे उड़ सकते हैं। तुम रोज कौओं, कबूतरों, चिड़ियों, तोतों को देखते हो, क्या उनके पर होते हैं? बच्चे, हाँ होते हैं। और वे इस तरह उड़ते हैं। उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया की नकल की। कमला, जब हम मुर्गी फार्म पर गए थे, क्या तब किसी ने मुर्गियों को उड़ते हुए देखा था? अधिकांश बच्चों ने मुर्गियों को उड़ते हुए देखा था और इसलिए कमला को ऐसा बताया भी। इसके अतिरिक्त बच्चों ने मुर्गियों को अपने गांव में देख रखा था और उनसे परिचित भी थे। कमला, क्या मुर्गियों के पर होते हैं? बच्चे, हाँ होते हैं। तथापि अभी भी लक्ष्मी जोर देकर बोली कि मुर्गियों नहीं उड़ती। कमला समझ गई कि लक्ष्मी तब तक यह बात नहीं मानेगी जब तक कि वह स्वयं उनको उड़ते हुए न देख ले।
यह ध्यान में रखते हुए कि इस बात से दूसरे तरीके से जूझना होगा, उसने चर्चा को यहीं समाप्त कर दिया। उसने लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, हम फिर मुर्गियों को देखने जाएंगे और पता करेंगे कि वे उड़ती हैं या नहीं। फिर कमला ने तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए बातचीत आगे बढ़ाते हुए कहा, यह बताओ, इन पक्षियों में और क्या क्या समानताएं हैं? बच्चों ने चित्रों को देखा, उनमें परस्पर कुछ फुसफुसाहट हुई, कुछ हंसे और कुछ बोले, हमें नहीं पता। तभी उनमें से एक बच्चे ने कहा, सबकी आंखें हैं। कमला बोली, हाँ, तुमने ठीक कहा। क्या इन सबके पैर हैं? यहाँ कमला मुश्किल में पड़ गई क्योंकि आगे क्या होगा, इसका उसने अंदाजा नहीं लगाया था। बच्चे ने भिन्न भिन्न उत्तर दिए और उनके यह उत्तर इस बात से प्रभावित थे कि किताबों में पक्षियों के चित्र कैसे दिए गए थे और पक्षियों के पैर नजर आ रहे हैं या नहीं। कुछ बच्चे बोले, एक, कुछ ने कहा, दो, और कुछ ने कहा, इस पक्षी के तो पैर ही नहीं है। कमला ने समझाया कि सभी चिड़ियों के दो पैर होते हैं, किंतु तस्वीरों में एक पैर या एक भी नहीं दिख रहा था कि तस्वीरें इस प्रकार बनाई गई थीं। तथापि उसे बच्चों को इस पहलू के बारे में समझाने का एक और बेहतर तरीका सूझा। उसने बच्चों से पूछा कि अगर वह कुछ पक्षी कक्षा में लाए तो कैसा रहेगा। बच्चे इस सुझाव से प्रफुल्लित हो उठे। आइए अब समुद्र के किनारे बसे एक गांव के शाला पूर्व केंद्र में आयोजित खेल क्रियाओं का वृत्तांत पढ़ें। शाला पूर्व केंद्र के अध्यापक रहमान ने भिन्न भिन्न प्रकार की सीपियों एकत्र कर उन्हें कक्षा की मेज पर व्यवस्थित ढंग से रखा। उनके ही पास उसने थोड़ी सी चिकनी मिट्टी भी रख दी। दिन भर इन सीपियों को लेकर बच्चों का अन्वेषण जारी रहा। इससे संबंधित कई प्रश्न बच्चों के मन में उभरे और जैसे जैसे बच्चे प्रश्न पूछते गए, रहमान उनका उत्तर देते। बच्चों के प्रश्न इस प्रकार थे, यह क्या है? ये कहाँ मिलते हैं? सीपियां कितनी तरह की होती हैं? ये भिन्न भिन्न आकार के क्यों है? ऐसा क्यों है कि इनमें से कुछ बंद है? इन सीपियों को देखते हुए बच्चे कहते, देखो यह सीपी इस सीपी की तरह हैं। इससे बच्चों को समूहीकरण, क्रमबद्धता और मिलाने के अवसर मिले। उन्होंने एक ही आकृति और रंग की सीपियों को अलग अलग कर अलग अलग समूह में रखा। दूसरी तरफ मिट्टी से चीजें बनाते समय बच्चों ने स्वतः ही सीपियों से इन्हें सजाया। उन्होंने सीपियों को मिट्टी में दबाकर नया नमूना बनाया। पहले से बनाए गए चित्र पर उन्होंने सीपियों को चिपकाया भी। इस तरह रहमान ने बच्चों को खोजबीन का अवसर दिया। 22.14 खोज के लिए क्षेत्र बनाना। खोज का क्षेत्र कमरे का वह स्थान है जहां आप बच्चों की रुचि की सामग्री रख सकते हैं ताकि बच्चे उससे संबंधित चर्चा कर उस पर प्रयोग करें। खोज का क्षेत्र बच्चों को अपने आसपास के वातावरण के बारे में और अधिक अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावयुक्त तरीका है। यह क्षेत्र बच्चों को प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करता है, समस्या समाधान के कौशलों को आगे बढ़ाता है और बच्चों को तथ्यों के बारे में सीखने में सहायक होता है। इस क्षेत्र में बच्चे सरल प्रयोग तथा अवलोकन कर सकते हैं। यह उनको वैज्ञानिक पद्धति जिसमें अवलोकन करना, किसी चीज के घटित होने के संभावित कारणों पर विचार करना, इन कारणों का परीक्षण करना, परिणाम देखना और निष्कर्ष पर पहुंचना शामिल है, से परिचित कराता है। जब कमला ने कमरे में 3 पक्षी लाकर उन्हें बच्चों द्वारा बनाए गए घोंसलों में रखा तो उसने भी बच्चों के लिए खोज का क्षेत्र बनाया। आप बच्चों को रुचिकर लगने वाली वस्तुओं को खोज के क्षेत्र में रख सकते हैं। एक क्षेत्र में आप पत्तों, फलों, टहनियों, छोटी छोटी पेड़ की शाखाओं, कंकड़ और रेत, इन सभी को एकत्र कर रख सकते हैं जिससे कि बच्चों की खोज हो सकती है। बच्चों को बाहर से किसी विशेष पौधे के पत्ते फूल तोड़कर लाने को कहना और क्षेत्र में रखे पत्ते फूल से मिलाने को कहना खोज के क्षेत्र से संबंधित एक रोचक क्रिया हो सकती है। ऐसे में जब वे एक पत्ते को दूसरे पत्ते से मिलाते हैं तो यह क्रिया बच्चों की ध्यान देने की प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायक होगी। आप उन्हें एक पुस्तक में भिन्न भिन्न पत्तों के चित्र देखकर असली पत्ते से उन चित्रों को मिलाने के लिए भी कह सकते हैं। सामान्य संबंधों की जानकारी के लिए यह एक अच्छी क्रिया है। खोज का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों के मन में प्रश्न उठे, जैसे कि यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा क्यों? हाँ, आओ इसका पता लगाएं।
आपने इसका पता कैसे लगाया? आपके विचार में खोज के क्षेत्र में क्या क्या चीजें रखी जा सकती हैं? 22.15 खेल क्रियाओं के लिए योजना बनाना। इस इकाई में वर्णित विभिन्न वृत्तांतों को पढ़कर आपको बच्चों के लिए खेल क्रियाएं आयोजित करने के बारे में काफी जानकारी मिली होगी और इन क्रियाओं को किस तरह से आयोजित करना उचित रहेगा, इसके बारे में भी आप जान गए होंगे। पिछली इकाई में भी आपने कुछ बाहरी और भीतरी खेल क्रियाओं के बारे में पढ़ा। आइए अब उन सिद्धांतों को जानें, जो कि प्रत्येक खेल क्रिया आयोजित करने के लिए, चाहे वह बाहरी सामूहिक खेल हो, कहानी हो, संगीत हो या कला संबंधी क्रिया हो, सही उतरते हैं। किसी भी क्रिया की योजना बनाने से पूर्व आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 1. आप बच्चों को इस क्रिया द्वारा क्या सीखना चाहते हैं, अर्थात आपकी क्रिया का लक्ष्य क्या है। 2. वे यह कैसे सीखेंगे, अर्थात आपके द्वारा आयोजित की जाने वाली क्रिया की विषय वस्तु, उस क्रिया के अंतर्गत आने वाले विचार या पहलू क्या होगी। 3. इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए आप कैसी सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। 4. आप यह कैसे पता लगाएंगे कि बच्चों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं, अर्थात आप क्रिया के लाभ का मूल्यांकन कैसे करेंगे। आइए एक एक करके इन पहलुओं के बारे में जानें। किसी क्रिया के लक्ष्य, उदाहरण के लिए हो सकता है बच्चे कुछ जानवरों से परिचित हो जाएंगे, या इस क्रिया के बाद बच्चे जान जाएंगे कि तोता और कबूतर किन पहुओं के आधार पर भिन्न कहलाते हैं। बच्चों को कार्ड बनाने में मजा आएगा, या इस कविता द्वारा बच्चों को रंग संबंधी जानकारी मिलेगी, या बच्चे रेत में मिलकर खेलेंगे। लक्ष्य से तात्पर्य है कि विशिष्ट क्रिया को करने के पश्चात बच्चे नाम जानने, पहचानने, बनाने, हल निकालने, चुनने, तुलना करने और समझने में कुशल हो जाएंगे। क्रिया की विषय वस्तु चुनने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। क. बच्चे उस विषय के बारे में क्या जानते हैं। अन्य शब्दों में, आपको बच्चों की जानकारी के वर्तमान स्तर के बारे में पता लगाना होगा, ताकि आप अपनी क्रिया को उसी के आधार पर विकसित करें। ऐसा आप बच्चों का अवलोकन करके, उनसे प्रश्न पूछकर और उनकी बातें सुनकर मालूम कर सकते हैं। ख. क्या बच्चे खेल क्रिया की विषय वस्तु में सम्मिलित संकल्पनाओं को समझ सकेंगे? क्या ये उनके विकास के स्तर के अनुरूप हैं? ग. क्या उनको मिखाई जा रही संकल्पना इस उम्र में सीखने के लिए लाभप्रद रहेगी, या बेहतर होगा कि उनके और बड़े होने का इंतजार किया जाए? क्या बच्चे बाद में इसे आसानी से और भली भांति ग्रहण कर पाएंगे? जो क्रिया आप चुनते हैं, उसमें बच्चों को सोचने का अवसर दें। उस क्रिया को बच्चों को अपने पिछले अनुभवों और भविष्य में होने वाले अनुभवों से संबद्ध कर पाएं। बच्चों को चुनौतीपूर्ण क्रियाओं को आजमाने दें, परंतु ये क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे कर पाएं। इससे उनको संवेगात्मक संतुष्टि मिलेगी। क्रिया उनकी रुचि के अनुरूप हो और उनके जीवन के अनुभवों में जुड़ी हुई हो। इस अंतिम पहलू का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। शाला पर्व शिक्षा का उद्देश्य न तो संज्ञानात्मक विकास की रफ्तार को तेजी से बढ़ाना है और न ही होना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग इस बारे में चिंता करने लगते हैं कि हमारे बच्चे बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे और मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने से पहले ही बच्चों पर क्रियाओं में दक्ष होने के लिए दबाव डालने लगते हैं। छोटी उम्र में ही ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए पालनकर्ता को बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्रिया आयोजित करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास उसके लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध है या नहीं। क्या आपको कुछ खरीदना है? खरीदने वाली सामग्री कितनी महंगी है? वह बच्चों के लिए हानिकारक तो नहीं? किसी भी क्रिया की समाप्ति के बाद यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि बच्चे उस क्रिया में निहित संकल्पना को ग्रहण कर पाए हैं या नहीं। यह समझ आपको यह जानने में भी सहायक होगी कि आपके द्वारा चुनी गई क्रिया उपयोगी थी या नहीं और क्रिया को आयोजित करने का आपका तरीका उचित था या नहीं। इससे अभिप्राय है अपनी क्रिया की सार्थकता का मूल्यांकन करना। बच्चों को संकल्पना समझ में आई है या नहीं, इस तथ्य को मालूम करने के कई तरीके हैं। इनमें से कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। क. क्रिया की समाप्ति के बाद उस क्रिया के बारे में चर्चा करें। आप क्रिया पर आधारित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ब. बच्चों को क्रिया की घटनाओं के क्रम को स्मरण करने के लिए कहें। उदाहरण के लिए,
पौधे उगाने से संबंधित क्रिया में आप बीज बोने की क्रियाओं के क्रम के बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं। ग. कला संबंधी कुछ ऐसी क्रियाओं को कार्यान्वित करें जिससे आप पता लगा सकें कि बच्चों ने क्या ग्रहण किया। उदाहरण के लिए दिवाली के त्योहार के बारे में चर्चा के पश्चात एक शिक्षक ने बच्चों को दिवाली का दृश्य बनाने को कहा। बच्चों के चित्र उनकी घटनाओं और व्यक्तियों के प्रति समझ को प्रतिबिंबित करते हैं। नीचे दिया गया चित्र 4 वर्षीय अनिर्बान द्वारा बनाया गया है, जिसमें भूचाल के बारे में उसका नजरिया स्पष्ट होता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसने भूचाल में टेढ़े हुए मकानों का चित्र बनाया है। इसके विषय में पूछे जाने पर वह बोला, घर हिल रहे हैं और भयभीत लोग खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं। इन लोगों को उसने इस प्रकार के गोलों से दर्शाया है। घ. घटनाक्रम को छोटे छोटे कागज के गत्तों पर बनाएं और बच्चों को उस घटनाक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करने को कहें। उदाहरण के लिए, केंद्र में फलों की चार्ट बनाने का प्रयोग करने के बाद आप फलों की चार्ट बनाने के विभिन्न चरणों को भिन्न भिन्न कार्डों पर बना सकते हैं। बच्चों को यह कार्ड देकर उन्हें क्रम में व्यवस्थित करने को कहें। इस तरह से आप न केवल बच्चों की जानकारी का पता लगा सकेंगे, प्रत्युत्ति अपने आप में एक नई क्रिया होगी जिसे करने में बच्चों को मजा आएगा और जिससे उनकी जानकारी भी सुदृढ़ होगी। बताई गई संकल्पना बच्चों ने समझी है अथवा नहीं, इसका पता लगाने के कुछ अन्य तरीके क्या आप बता सकते हैं? खंड 7 की इकाई 33 में आप बच्चों की जानकारी का मूल्यांकन और क्रिया का मूल्यांकन करने के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। इस प्रकार रोचक क्रियाएं आयोजित करने के लिए क्रिया योजना बनाना आपके लिए क्रिया योजना आपके लिए मानसिक तैयारी है। क्रिया योजना में निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। क. क्रिया के लक्ष्य और उद्देश्य। ख. क्रिया की विषय वस्तु। ग. प्रयुक्त होने वाली सामग्री। घ. बच्चों ने संकल्पना को ग्रहण किया है अथवा नहीं, इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन के आंकड़े। बच्चों के साथ खेल क्रिया के दौरान आप स्वयं भी बच्चों की तरह ही सोचें। कभी कभी क्रिया आयोजित करने से पहले आपको कुछ अध्ययन भी करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, परछाई के बारे में बच्चों से बातचीत करने से पहले आपको इस विषय पर पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है ताकि आप उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। 22.16 कुछ खेल क्रियाएं। बच्चों की उनके परिवेश के बारे में जानकारी बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आप उनके परिवेश के एक विशिष्ट पहल पर आधारित कई क्रियाएं आयोजित करें। अन्य शब्दों में, एक ही वर्ण विषय के इर्द गिर्द क्रियाएं और अनुभव आयोजित करें, जैसे कि कमला ने किया। बच्चों को एक ही संकल्पना को भिन्न भिन्न तरीकों से सिखाना जरूरी है ताकि वे उसको पूर्णतः ग्रहण कर लें। एक ही वर्ण विषय पर आधारित विविध क्रियाएं कुछ दिनों तक उनकी चर्चा में जारी रहनी चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी वे क्रिया एक ही दिन में समाप्त हो जाए। अब हम कुछ ऐसी खेल क्रियाओं का वर्णन करेंगे जिनसे बाप बच्चों को उनके भौतिक परिवेश, सजीव वस्तुओं और उनकी संस्कृति तथा समाज के बारे में सीखने में मदद कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि इस इकाई की प्रस्तावना में आपने इन तीनों श्रेणियों के बारे में पढ़ा? क. खेल क्रियाओं का वर्ण विषय। मेरा शरीर निम्नलिखित कुछ खेल क्रियाएं हैं जो आप इस वर्ण विषय को लेकर आयोजित कर सकते हैं। प्रत्येक खेल क्रिया के साथ हमने उस क्रिया के लक्ष्य, विषय वस्तु और प्रयुक्त सामग्री के बारे में बताया गया है। खेल क्रिया 1। लक्ष्य। यह क्रिया निम्नलिखित के विकास में सहायक होगी। शरीर के कुछ भागों के बारे में जानकारी। आँखों हाथों का समन्वय, संख्या की संकल्पना, ड्राइंग को यथार्थ वस्तु से संबद्ध करने की योग्यता। प्रयुक्त होने वाली सामग्री, कागज और पेंसिल। विषय वस्तु, एक कागज पर हाथ और पैर की बाहरी रेखा खींचना तथा उसमें रंग भरना। इस क्रिया को करने में बच्चों को न केवल मजा आएगा, किंतु जब आप उनसे यह देखने के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ की सभी उंगलियां बनाई हैं या नहीं, तो ऐसा करके आप उन्हें संख्या की संकल्पना से भी परिचित कराती हैं। कभी कभी रेखाएं खींचने की जल्दी में बच्चे अपनी सभी उंगलियां अंकित नहीं करते। शुरू में आप बच्चों को सभी उंगलियों को बिल्कुल सही रूप में अंकित करने पर बल न दें, परंतु कुछ समय बाद आप यदि ऐसा करने को कहते हैं तो बच्चे उंगलियों की सही आकृति अंकित कर पाएंगे। इस क्रिया से बच्चों के आँखों हाथों के समन्वय के साथ साथ एक एकी संगति की संकल्पना अर्थात संख्या की संकल्पना भी सुदृढ़ होगी। खेल क्रिया
2 लक्ष्य, शरीर के विभिन्न अंगों से परिचित होना। विषय वस्तु, एक शाला पूर्व अध्यापिका ने बच्चों की शरीर संबंधी जानकारी को सुदृढ़ करने के लिए एक अनोखी खेल क्रिया का आयोजन किया। उसने अखबार का एक बहुत बड़ा कागज लिया तथा एक बच्चे को उसके ऊपर लेटने का कहा। फिर उसने अन्य बच्चों से उस लेटे हुए बच्चे के शरीर की बाहरी रूपरेखा खींचने को कही। ऐसा करने के बाद बच्चों ने चित्र पर बौख, नाक इत्यादि बनाए और उसके कपड़ों की बाहरी रूपरेखा भी बनाई। फिर प्रत्येक बच्चे ने चित्र में रंग भरना शुरू किया। बच्चे असमंजस में ना पड़े, इसलिए अध्यापिका ने 6 बच्चों के 3 अलग अलग समूह बनाए। वह बारी बारी से प्रत्येक समूह में बच्चों की मदद करने के लिए जाती और उनके प्रश्नों के उत्तर देती। बाद में उसने बच्चों से शरीर के विभिन्न अंगों के नाम पूछे तथा प्रत्येक भाग के सामने उसका नाम लिखा। जब चित्र पूर्ण हो गए तब उन्हें दीवार पर चिपकाया गया। खेल क्रिया 3। लक्ष्य, शरीर के विभिन्न अंगों पर केंद्रित खेल द्वारा ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं की संकल्पनाओं को मजबूत बनाना। विषय वस्तु, बच्चों को एक गोल घेरा बनाने को कहें और स्वयं घेरे के बीच खड़े हो जाएं। बच्चों को बताएं कि जो आप कहें वे वही करें। जैसे कि जब आप कहें अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, अपनी दाईं टांग आगे बढ़ाओ आदि, तो बच्चे भी उसी के अनुरूप क्रिया करें। अन्य शब्दों में बच्चों को वही करना है जो आप कहें। खेत क्रिया 4 लक्ष्य, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना। प्रयुक्त होने वाली सामग्री, एक गुड़िया, साबुन, साफ कपड़े का एक टुकड़ा, पानी, मग, कंघा, नीम की दातुन, किसी पुरानी साड़ी का छोटा सा हिस्सा। विषय वस्तु, नहाने, दांतों को साफ करने, शरीर को स्वच्छ रखने की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए एक अध्यापिका ने एक रोचक क्रिया आयोजित की। कोने में पड़ी एक गुड़िया को देखकर उसको एक खेल क्रिया सूझी। उसने बच्चों से पूछा, क्या तुम कल गुड़िया को नहलाना पसंद करोगे? बच्चे तुरंत ही सहमत हो गए। उसने बात को जारी रखते हुए कहा, अगर हम गुड़िया को बहलाना चाहते हैं और उसे साफ करके कपड़े पहनाना चाहते हैं तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जैसे जैसे इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों ने बोलना शुरू किया, अध्यापिका ने वे सारी वस्तुएं लिख लीं, जो इस प्रकार थी: साबुन, तौलिया, पानी, मग, कपड़े, कंघी और नीम की एक दातुन। अगले दिन उसने ये सभी चीजें एकत्र करके तैयार कर ली। तौलिए की जगह एक पुराना मगर साफ कपड़ा लिया गया और कपड़ों के लिए उसने किसी पुरानी रंगीन साड़ी का टुकड़ा लिया। साफ करने और नहलाने की इन दैनिक क्रियाओं का बच्चों ने बड़े उत्साह, मेहनत और बारीकी से पालन किया। प्रत्येक बच्चे ने कछ न कछ किया। किसी ने गुड़िया के दांत साफ किए, किसी ने उसे साबुन लगाया आदि आदि। अध्यापिका ने खेल क्रिया के दौरान उनको शारीरिक स्वच्छता और स्वास्थ्य की महत्ता के बारे में बताया। इस खेल क्रिया से बच्चों में इतनी उत्सुकता तथा रुचि जागृत हो गई कि बच्चे कई दिनों तक इस क्रिया के बारे में प्रायः बातचीत करते रहे। खेल क्रिया 5। लक्ष्य, अवलोकन के कौशलों को तीव्र करना और शरीर के बारे में दृढ़ संकल्पना विकसित करना। प्रयुक्त होने वाली सामग्री, कागज का एक बड़ा टुकड़ा, मोमी रंग। विषय वस्तु, आप किसी व्यक्ति की ऐसी आकृति बना सकते हैं जिसमें उसके शरीर के कुछ भाग गायब हों। इस कागज को आप बच्चों के एक समूह के बीच में रख दें। प्रत्येक बच्चे को उस गायब भाग का नाम बताने और उसे बनाने के लिए कहें। प्रत्येक बच्चे को बारी देना न भूलें। खेल क्रिया 6। लक्ष्य, चित्रों द्वारा अपने बारे में अपनी जानकारी व्यक्त करने में बच्चों की मदद करना। प्रयुक्त होने वाली सामग्री, कागज, मोमी रंग। विषय वस्तु, कभी कभी आप बच्चों को किसी वर्ण्य विषय को लेकर चित्र बनाने को कह सकते हैं। अपना चित्र बनाना एक रोचक वर्ण्य विषय है। यह खेल क्रिया बच्चों के साथ करके देखें। जो बच्चों ने बनाया है उसका वर्णन करने के लिए आप उनसे कहें। उनके वर्णन आप चित्र के पास लिखिए। खेल क्रिया 7। लक्ष्य, तुलना करने में बच्चों की मदद करना और उन्हें माप के बारे में प्रारंभिक जानकारी देना।
विषय वस्तु, दीवार के साथ खड़े होकर अपनी ऊंचाई का निशान दीवार पर लगाकर बच्चे माप सकते हैं कि वे कितने लंबे हैं और इस तरह वे अपनी लंबाई की तुलना दूसरों की लंबाई के साथ कर सकते हैं। उपर्युक्त खेल क्रियाओं को पढ़ते हुए आपको भी शरीर से संबंधित कुछ खेल क्रियाएं सूझी होंगी। यदि आप चाहें तो उन्हें नीचे दिए स्थान में लिखें और अवसर मिलने पर बच्चों के साथ क्रिया करने का प्रयास करें। ख. भोजन पकाने की परियोजना। आपको शायद यह आश्चर्यपूर्ण लगे, किंतु बच्चों को खाने के लिए कुछ बनाने में बहुत मजा आता है। ऐसी क्रियाएं लोकप्रिय रहेंगी क्योंकि तैयार किया हुआ व्यंजन खाने में बच्चों को आनंद आएगा और वे इस क्रिया को घर में हुए बने अनुभवों से संबद्ध भी कर पाएंगे। भोजन पकाने की इस परियोजना में आग या विड़ली का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। शरबत, नींबू पानी, फ्रूट चाट और सलाद आसानी से बन जाते हैं। आप प्रत्येक बच्चे को अपने अपने घर से एक एक फल लाने को कह सकती हैं। इसके लिए आप प्रत्येक बच्चे के माता पिता को लिखकर भेज सकती है कि बाप फल क्यों मंगा रही हैं। डंडा व्यंजन बनाने में प्रत्येक बच्चे को शामिल करें। जब आप व्यंजन बनाएं तो ऐसा न हो कि बच्चे मात्र आपको देखें। उन्हें फेंटने, थोड़ा कुछ डालने, बर्तन उठाने और नमक मिलाने की क्रियाओं में शामिल करें। व्यंजन को खाने के बाद उसे बनाने के क्रम पर चर्चा करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से बच्चों की घटनाओं को क्रमबद्ध करने के कौशलों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही आप यह भी पता लगा पाएंगी कि बच्चों ने जो किया उसे वे ग्रहण भी कर पाए या नहीं। ऐसी सभी क्रियाओं में आपका लक्ष्य होगा बच्चों को व्यंजन बनाने के बारे में कुछ जानकारी देना, उन्हें यह समझाने में मदद करना कि किसी वस्तु को बनाने में किसी विशेष क्रम का अनुसरण किया जाता है और इस क्रिया को उनके दिन प्रतिदिन के अनुभवों से संबद्ध करना। हाँ, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य न भूलें और वह है क्रिया में बच्चे अवश्य ही रुचि तथा आनंद लें। ग. परछाई के वर्ण्य विषय पर केंद्रित खेल क्रियाएं। आपको शायद ऐसा लगे कि शाला पूर्व बच्चों को परछाई की संकल्पना से परिचित कराना कठिन है, किंतु इसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन नहीं करना है। इस वर्ण्य विषय पर केंद्रित निम्नलिखित खेल क्रियाएं आप आयोजित कर सकते हैं। खेल क्रिया 1. लक्ष्य, बच्चों को बताना कि उनकी परछाई होती है। संभवतः कई शाला पूर्व बच्चों को इस बात का एहसास न हो कि उनकी परछाई होती है, परंतु जब आप उन्हें यह बताएंगे तो निश्चित रूप से वह बहुत ही उत्सुक होंगे। विषय वस्तु, तुम दौड़ो और देखा कि तुम अपनी परछाई को पीछे छोड़ सकते हो या नहीं। ऐसी क्रिया उन्हें अपनी परछाई के प्रति जागरूक बनाएगी। उनसे रात में अपनी परछाई देखने को कहें। उन्हें रात को प्रकाश में खड़े होने को कहें और फिर अपनी परछाई देखने को कहें। अगले दिन बच्चों से उनके अनुभवों के बारे में पूछें। खेल क्रिया -2 लक्ष्य, बच्चों का ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित करना कि परछाई बिल्कुल वही करती है जो वे करते हैं। विषय वस्तु, आपने पिछली इकाई में परछाई से संबंधित एक खेल के बारे में पढ़ा। इस खेल को खेलते हुए बच्चे आपके इर्द गिर्द एक घेरा बनाकर खड़े होते हैं और आप उन्हें जो जो निर्देश देती हैं वे वही करते हैं, जैसे अपनी परछाई छुओ, किसी दूसरे की परछाई पर पैर रखो, परछाई के साथ साथ भागो। इन क्रियाओं द्वारा आप बच्चों को स्पष्ट कर सकती हैं कि आपकी परछाई वही करती है जो आप करते हैं। उन्हें यह गौर करने को कहें कि जब वे अपनी बाहें उठाते हैं तो उनकी परछाई भी बाहें उठाती है। जब वह अपनी टांगें हिलाते हैं तो परछाई भी वैसा ही करती है। खेल प्रक्रिया 3. लक्ष्य, बच्चों को यह समझाने में मदद करना कि दिन में समय के साथ साथ परछाई की लंबाई भी बदलती रहती है। विषय वस्तु, 2 बच्चों के जोड़े बनाएं और एक बच्चे को दूसरे की परछाई की बाहरी रूपरेखा खींचने को कहें। ऐसा करने के बाद उस पर उस बच्चे का नाम लिखें। आप उनसे दिन में अलग अलग समय पर परछाई की रूपरेखा खींचने को कह सकते हैं और फिर उनसे इन परछाइयों की लंबाई की तुलना करने को कहें। चर्चा के दौरान आप बता सकते हैं कि किस प्रकार दिन के भिन्न भिन्न समय में परछाई परिवर्तित होती है। खेल प्रक्रिया 4. लक्ष्य, परछाई के साथ प्रयोग करना। विषय वस्तु, बच्चों को दिखाएं कि किस प्रकार खड़े होने या बैठने या बाहों तथा टांगों को हिलाने के तरीकों में परिवर्तन करने से वे अपनी परछाई का आकार परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें पता चलेगा कि अपने शरीर के साथ वे कौन कौन सी परछाइयां बना सकते हैं।
अपनी अंगुलियों की परछाई को यदि आप दीवार पर डालें और प्रत्येक बार आप अपनी अंगुलियों से भिन्न भिन्न आकृतियां बनाएं तो आप दीवार पर भिन्न भिन्न परछाइयां चित्रित कर सकती हैं। प्रायः ये किसी न किसी जानवर के जैसी दिखती हैं। बच्चे भी ऐसा करना पसंद करेंगे। इन जानवरों को लेकर आप कई कहानियां भी गढ़ सकती हैं। खेल क्रिया 5। लक्ष्य: बच्चों को यह पता लगाने में सहायता करना कि क्या सभी वस्तुओं की परछाई होती हैं। विषय वस्तु: बच्चों को कुछ वस्तुएं एकत्र करके यह देखने को कहें कि क्या सभी वस्तुओं की परछाई होती है। जब आप बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वे प्रयोग करेंगे जिससे वे अस्थायी रूप से इसके बारे में सीखेंगे। मात्र इस तथ्य से अवगत कराने कि सभी वस्तुओं की परछाई होती है की अपेक्षा बच्चे डिब्बों, खिलौनों, पुस्तकों, कागज, पेंसिल, गुटकों से परछाइयां भी बना सकते हैं। घ दिन और रात के वर्ण विषय से संबद्ध क्रियाएं। खेल क्रिया 1। अधिकांश शाला पूर्व बच्चे दिन और रात जैसे शब्दों से परिचित होते हैं। उनके लिए ज्यादातर रात की विशेषता है सोना और दिन का अर्थ है स्कूल जाना आदि। आप उनकी इन संकल्पनाओं को समन्वित कर सकते हैं। उनसे पूछे कि दिन में वे कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं और रात में ये क्या करते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि दिन और रात में उनके परिवार के अन्य सदस्य क्या करते हैं। खेल क्रिया 2। 4-5 वर्षीय बच्चे दिन और रात में आकाश में दिखने वाली भिन्नताओं का अवलोकन कर सकने में समर्थ होते हैं। उनसे इन भिन्नताओं के बारे में बात करें और उनके बारे में बताने को कहें। इस चर्चा से उन्हें पता चल सकेगा कि दिन में क्या क्या होता है, दिन में क्या चीजें दिखती हैं और रात में क्या दिखाई देता है। खेल क्रिया 3। निम्नलिखित तरीके से आप बच्चों को सामूहिक खेल क्रिया में सम्मिलित कर सकते हैं। दिन और रात के विषय पर चर्चा के उपरांत आप निम्नलिखित क्रिया आयोजित कर सकते हैं। 2 बड़े कागज लें और उन पर दिन और रात लिखें। छोटे छोटे गत्तों पर रात और दिन में होने वाली कुछ घटनाओं चीजों के चित्र बनाएं। इन कार्डों को आप पहले से ही बना लें ताकि बच्चों के साथ क्रिया करते समय वे तैयार हों। डंडा: इन्हें मेज पर रखें और बच्चों से कहें कि ये प्रत्येक चित्र को उपयुक्त कागज पर चिपकाएं, अर्थात दिन लिखे कागज पर दिन में होने वाली घटनाओं चीजों के चित्र चिपकाएं और रातें में होने वाली घटनाओं चीजों को रात लिखे कागज पर चिपकाएं। ऐसा करने से उनकी रात और दिन की संकल्पना तो सुदृढ़ होगी ही, इसके अतिरिक्त समूहीकरण के कौशलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आप बच्चों से इन कागजों पर चित्र बनाने को भी कह सकते हैं। उपर्युक्त तीनों खेल क्रियाओं में हमने यह नहीं बताया कि उनका लक्ष्य क्या होगा। इन क्रियाओं को पढ़ने के पश्चात क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक खेल क्रिया का लक्ष्य क्या होगा। पौधों के वर्ण विषय से संबद्ध खेल क्रियाएं। बच्चे अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों के बारे में बहुत ही रुचि रखते हैं। उनकी इसी रुचि को लेकर आप कई खेल क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। डंडा: खेल क्रिया 1। लक्ष्य: बीज से पौधे कैसे बनते हैं इस संकल्पना से बच्चों को परिचित कराना। प्रयुक्त होने वाली सामग्री: दालें, रुई, छोटी प्लेट, मिट्टी, खाद, पानी, गमले। विषय वस्तु: आप कमरे में पौधों को उगाने की योजना बना सकते हैं। आप कुछ दालें लाकर उन्हें रुई के ऊपर रखकर उस रुई को एक प्लेट में रख दें। बच्चों को बताएं कि आप क्या क्यों कर रहे हैं और 2-3 दिन के बाद वे क्या देख पाएंगे। इन क्रियाओं के बारे में बच्चों से बातचीत करें। फिर प्लेट को ऐसी सुरक्षित जगह पर रखें जहां बच्चे जब भी चाहें उसकी जांच कर सकें। अगले दिन बच्चों से पूछे कि क्या तुमने दालों में कोई परिवर्तन देखा। 2-3 दिन बाद दालों में से अंकुर निकलेंगे। संभवतः यह बच्चों में विचारणीय रुचि उत्पन्न करे और इसके बाद आप बीज गमले में भी बो सकते हैं। आप 5-6 बच्चों के समूह को एक छोटा गमला दें। प्रत्येक समूह के बच्चों को उस गमले में मिट्टी और खाद भरने, बीज बोने तथा उन्हें पानी देने में सहायता करें। फिर गमलों को धूप में रखें। यदि आपके पास ज्यादा गमले नहीं हैं तो आप बीजों को खुली जगह में, क्यारियों में भी उगा सकते हैं। बच्चों को ऐसा करने में बड़ा आनंद आएगा और गमले के बीज की ओर काफी दिनों तक उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। बीजों में अंकुर फूटे हैं या नहीं के प्रत्येक दिन यह देखेंगे। इन पौधों को नियमित रूप से रोजाना पानी देना अनिवार्य है।
आने वाले नूतन पत्तों के निकलने और पौधे के बड़े होने की और बच्चों का ध्यान केंद्रित करें। कुछ पौधे सीधी सूर्य की रोशनी में रखे जाने पर मुरझा जाते हैं। इस क्रिया के माध्यम से आप यह संकल्पना विकसित कर सकते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आपको अंकुरण के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, ये बाद के वर्षों के लिए छोड़ दें। बच्चे जब कुछ उगाते हैं तो यह क्रिया उन्हें संवेगात्मक संतुष्टि प्रदान करती है। खेल क्रिया 2। लक्ष्य बच्चों के अवलोकन के कौशलों को विकसित करने में सहायता करना और भिन्न भिन्न प्रकार के पत्तों के बारे में बच्चों को बताना। प्रयुक्त होने वाली सामग्री पत्तियों और फूल। विषय वस्तु बच्चों को पत्ते और फूल एकत्र करने को कहें। इसके पश्चात आप उनसे चर्चा कर सकते हैं कि कुछ पत्ते पीले और कुछ हरे, कुछ बड़े तथा कुछ छोटे एवं उनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं। खेल क्रिया 3। लक्ष्य बच्चों को पेंटिंग के वैकल्पिक तरीकों के बारे में बताना। प्रयुक्त होने वाली सामग्री पत्तियों और कागज। विषय वस्तु पेंटिंग के लिए पत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को दिखाएं कि कैसे पत्ते के एक पासे पर रंग करके वे कागज पर उसको छाप सकते हैं। ऐसा करने के लिए जब वे कई पत्तियों का प्रयोग करेंगे तो वे देखेंगे कि प्रत्येक कागज पर भिन्न भिन्न पत्तों के भिन्न भिन्न आकार हैं। इस प्रकार वे विविध नमूना बना सकते हैं। खेल क्रिया 4। लक्ष्य सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को सुधारना। प्रयुक्त होने वाली सामग्री धागे पत्तियां। विषय वस्तु एक धागे में पत्तियों को पिरोने में बच्चों की मदद करें और उन पत्तियों से गले का हार बनाएं। धागे में पिरोई इन पत्तियों को दीवार पर भी टांगा जा सकता है या खेलने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋतुओं और मौसम के वर्ण विषय से संबद्ध खेल क्रियाएं। यह ऐसा विषय है कि जिसके आधार पर आप बहुत सी खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। किसी विशेष ठंडे या बारिश के दिन आप मौसम के बारे में वार्तालाप कर सकते हैं। ऋतुएं जो पूरे वर्ष बदलती रहती हैं उनको लेकर आप परियोजना बना सकते हैं। भिन्न भिन्न ऋतु में उगने वाले भिन्न भिन्न फलों के बारे में बच्चों से बातचीत करें। जब आप भ्रमण के लिए जाएं तो बच्चों को कुछ फल इकट्ठे करने को कहें। इन्हें सुखाकर इनका संग्रहण किया जा सकता है। अगर आप प्रत्येक ऋतु के फल इकट्ठे कर उन्हें सुखाकर रखते हैं तो साल के अंत तक बच्चों के पास भिन्न भिन्न ऋतुओं में उगने वाले फूलों का एक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। भिन्न भिन्न ऋतुओं के मौसम के बारे में बच्चों से बात करें और उन्हें यह भी बताएं कि किस मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये खेल क्रियाएं बच्चों के लिए किस प्रकार सहायक होंगी? दूसरे शब्दों में बताएं कि इन खेल क्रियाओं के लक्ष्य क्या होंगे। इस वर्ण विषय को लेकर बहुत सी बाल कविताएं हैं। इसी विषय को लेकर कई कला संबंधी क्रियाएं भी आयोजित की जा सकती हैं। क्या आप कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में सोच सकते हैं? उपर्युक्त खेल क्रियाओं और कमला द्वारा बच्चों के लिए आयोजित की गई खेल क्रियाओं को पढ़ने के पश्चात आपको मालूम हो गया होगा कि परिवेश से संबंधित क्रियाएं कैसे आयोजित की जा सकती हैं। इस इकाई में वर्णित खेल क्रियाएं मात्र मार्गदर्शन के लिए हैं। अपने आसपास के परिवेश में जानने के लिए बहुत कुछ है और बच्चे उसके अन्वेषण के लिए बहुत ही इच्छुक होते हैं। एक कल्पनाशील और सृजनात्मक शिक्षिका बहुत सी ऐसी किस्साओं का निर्माण कर सकती हैं जो बच्चों की घटनाओं और अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी को सुदृढ़ बनाए। इकाई के प्रारंभ में हमने कुछ उन संकल्पनाओं की सूची दी है जिनके आधार पर आप खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। क्या आप इनके आधार पर आयोजित की जा सकने वाली खेल क्रियाओं के बारे में सोच सकते हैं? क्या उनके लिए किसी सामग्री की आवश्यकता होगी? नीचे दिए गए स्थान में इनकी सूची बनाएं और आयोजित की जाने वाली क्रियाओं के बारे में संक्षेप में बताएं। इसके लिए आप खंड के अंत में दिए गए खाली पृष्ठों का प्रयोग भी कर सकते हैं। बोध प्रश्न 3 नीचे दिए गए स्थान में निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। 1. बोझ के क्षेत्र से बाप क्या समझते हैं? 2. क्रिया योजना क्या है? क्रिया आयोजन में क्या करना होता है, बताइए। 22.17 सारांश। इस इकाई में आपने उन खेल क्रियाओं के बारे में पढ़ा जो परिवेश के बारे में बच्चों की जानकारी विकसित करती है।
ये खेल क्रियाएं वैज्ञानिक विचार शक्ति को आगे बढ़ाएंगी। इनके माध्यम से आप बच्चों को विज्ञान की कुछ संकल्पनाओं से परिचित करा सकते हैं। खेल क्रियाओं का आयोजन करते समय आप यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चों की रुचि और योग्यताओं के अनुकूल हों। यदि आप बच्चों की रुचियों के आधार पर क्रियाओं का निर्माण करते हैं तो संभवतः वे इनसे स्थायी रूप से सीख पाएं। आप सीखने के अनपेक्षित अवसरों के प्रति मुक्त स्वतंत्र रवैया अपनाएं और सीखने के मौकों का सदुपयोग करें। एक ही समय में बच्चों को बहुत अधिक जानकारी के बोझ तले न ला दें। ध्यान रखें कि बच्चों के साथ आपकी अंतःक्रियाएं भाषण न होकर साधारण बातचीत एवं वार्तालाप के रूप में हों। भ्रमण पर जाना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है और इससे आसपास की चीजों के बारे में उनमें उत्सुकता उत्पन्न होती है। एक सुनियोजित भ्रमण से बच्चे बहुत से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सीखने में बच्चों की भावनाएं बहुत ही महत्व रखती हैं। बच्चों की मनःस्थितियों और भावनाओं के प्रति अनुक्रिया दिखाएं और उनकी इनसे जूझने में मदद की करें। बच्चों से प्रश्न पूछकर और विचार शक्ति को उद्दीप्त करके आप उन्हें स्वयं खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्रियाएं आयोजित करते समय शिक्षक का रवैया ही निर्धारित करता है कि क्रिया कितनी सफल रहेगी। बच्चों को प्रश्न पूछने और तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसका एक तरीका है खोज के क्षेत्र की व्यवस्था करना। खेल क्रिया आयोजित करने से पहले आपको क्रिया का लक्ष्य, उसकी विषय वस्तु और अनिवार्य खेल सामग्री के बारे में स्पष्टतः पता होना चाहिए। परिवेश संबंधी कुछ संकल्पनाएं जिनको लेकर आप खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं वे हैं ऋतुएं, मौसम, दिन, रात, सर्दी, गर्मी, हल्का, भारी, रोशनी, सूर्य, चांद, वर्षा, बर्फ, फल, सब्जियां, पौधे, पक्षी, जानवर, विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत लोग, जलवायु और संस्कृतियां, उत्सव, बाजार, मेले तथा परिवहन के साधन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।